हेलो एवरीवन, चर्चित मुद्दों की श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुस्लिम ओबीसी आरक्षण को लेकर के राहुल गांधी और पीएम मोदी के यहां पर बयानों को लगातार सुना जा सकता है। कोई यहां पर मुस्लिम आरक्षण को यहां पर पुनर्समीक्षा की बात करता है, इसे खत्म करने की बात करता है, तो कहीं दूसरी तरफ यहां पर 50% यहां पर आरक्षण को बढ़ाने की बात की जा रही है। तो दूसरी तरफ यहां पर ओबीसी के साथ साथ एससी के अंतर्गत भी मुस्लिमों को शामिल किए जाने की बातें सामने आई हैं। क्या संविधान में मुस्लिम आरक्षण को लेकर के कोई प्रावधान है? क्या कांग्रेस यहां पर मुस्लिमों के आरक्षण को लेकर के बढ़ाने की बात की गई है, या इससे जुड़े अन्य यहां पे जो पहलू हैं, मुस्लिम आरक्षण कब कैसे लागू हुआ, पूरे घटना का हम विश्लेषण करते हैं। आइए समझते हैं मुस्लिम ओबीसी आरक्षण से जुड़े मुद्दे। सबसे पहले देखिए यहां पे कुछ क्वेश्चन है जो लगातार यहां पर आपको देखने को मिले हैं, कुछ वक्तव्य जो आपको लगातार सुनने को मिले हैं इस लोकसभा चुनाव में। कुछ क्वेश्चन पहले देख लेते हैं कि क्या कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देने की बात अपनी मैनिफेस्टो में यहां पर कह रही है? दूसरा, भारत में क्या अभी मुसलमानों को कहां और कैसे यहां पे आरक्षण मिल रहा है, और क्या धार्मिक आधार पे आरक्षण देना संविधान के खिलाफ है? ये तीन क्वेश्चन हैं जिनका हम एक एक करके विश्लेषण करेंगे। उससे पहले पीएम मोदी और राहुल गांधी के यहां पर कुछ वक्तव्यों को, कुछ यहां पे कथन का विश्लेषण कर लें। देखिए यहाँ पे नरेंद्र मोदी का अंतिम लक्ष्य वंचितों का अधिकार या आरक्षण छीन लेना है, उसे 0% करना है, लेकिन हम 50% आरक्षण की सीमा को तोड़कर देश में सामाजिक न्याय करके यहाँ पे दिखाएंगे। यह कांग्रेस की गारंटी है। यह कथन है राहुल गांधी का, और ये हर चुनावी रैली में देखा जाए तो लगातार राहुल गांधी कहते और सुनते हुए आप देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी के अगर आप भाषणों को देखें तो पीएम मोदी अपनी रैलियों में, ज्यादातर रैलियों में यहां कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि इन लोगों ने कर्नाटक में रातों रात मुसलमानों को ओबीसी बना दिया, अब यही मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। संविधान बदलकर एससी, एसटी और ओबीसी का पूरा जो आरक्षण है वो मुसलमानों को देना चाहते हैं। ये कथन आपको लगातार था। राहुल गांधी और पीएम मोदी लगातार इस मुद्दे को लेकर भिड़े हुए हैं, और यहां पर हम इसी मुद्दे को सुलझाने का आज प्रयास करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे, यानी कि ये है क्या, इसमें सही क्या है और गलत क्या है। सबसे पहले आइए बात करते हैं कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने कहा क्या है। देखिए यहां पर कांग्रेस जो अपनी घोषणा पत्र यहां पे जारी किए चुनाव के दौरान, उसमें मुसलमानों को आरक्षण देने जैसी कोई भी बात यहां पे स्पष्ट रूप से नहीं कही है। उन्होंने कहा क्या है, इसमें एक शीर्षक दिया गया है जिसका नाम है इक्विटी, और इसमें उन्होंने कहा है कि एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आरक्षण की जो 50% सीमा है उसको बढ़ाने का काम करेंगे, और संवैधानिक संशोधन पारित करेंगे, और आरक्षण कम करने के बजाय इसकी सीमा को 50% से ज्यादा कर देंगे। ठीक है। और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में एक बात और लिखी है, उन्होंने कहा है कि बिना जाति या समुदाय के आधार पर भेदभाव के नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण को लागू किया जाएगा। एससी, एसटी और ओबीसी के लिए निजी शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण देने के लिए आर्टिकल 15(5) के संदर्भ में यहां पे कानून बनाया जाएगा। यानी कि ये जो टोटल मुद्दा है, जहां राहुल गांधी यहां पे इक्विटी शीर्षक के तहत आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वहां पे मुसलमानों को लेकर अलग से किसी प्रकार की बात नहीं कही गई, लेकिन क्योंकि मुसलमान भी ओबीसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं, यानी उसका फायदा उनको भी यहां पर मिलने वाला है। अब चलिए यहां पे देखते हैं क्या मुसलमानों को आरक्षण देना संविधान के खिलाफ है, इसको भी समझिएगा। देखिए सबसे पहले संविधान अगर आप पढ़ते हैं, वहां पे आरक्षण का जो मुद्दा आपको देखने को मिलता है, संविधान हो और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसलों में मुसलमानों को लेकर के जो आरक्षण की बातें कही हैं वो एक एक करके समझिए। सबसे पहले संविधान को देखिए। संविधान में आर्टिकल 296, जो वर्तमान में संविधान का आर्टिकल 335 है, इसमें अगर आप देखें तो कहा गया है, एक शब्द जो है हटा दिया गया है, अल्पसंख्यक। ठीक है, लेकिन इसमें आर्टिकल 16(4) को शामिल कर दिया गया, जिसके मुताबिक सरकार किसी भी पिछड़े वर्ग के किसी राज्य की सेवाओं में पर्याप्त हिस्सेदारी नहीं है उसके लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। यानी कोई भी वर्ग यहां पर हो सकता है, पर्टिकुलर किसी यहां पर जाति इत्यादि का उल्लेख नहीं किया गया है। यहां पिछड़े वर्ग की बात की गई है, और पिछड़े वर्ग में चाहे आप मुसलमान को शामिल करें, किसी या अन्य जाति को शामिल करें, उसको इसका लाभ यहां पे मिल सकता है, और उसके संदर्भ में कानून बना सकते हैं। और पहले संवैधानिक संशोधन के तहत शामिल किए गए आर्टिकल 15(4) के तहत राज्य को सरकार सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए या फिर एससी और एसटी के लिए कोई भी विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। यानी सरकार के पास यह अधिकार होता है ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के अंतर्गत किसी भी जाति इत्यादि को आगे बढ़ाने के अवसर के तौर पे वो यहां पर उन्हें आरक्षण की सीमा का या आरक्षण का यहां पे लाभ दे सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा संविधान का आर्टिकल 15 सरकार को जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर लोगों में कोई भेदभाव करने से रोकता भी है,
वहीं सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे एक डिसीजन को देखें जो 1975 में केरल सरकार बनाम NM थॉमस मामले में यहाँ पर आया था। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण समानता और गैर भेदभाव से जुड़े आर्टिकल 15(1), 16(1) के लिए अपवाद नहीं है, बल्कि आरक्षण को समानता के विस्तार के तौर पर माना जाता है। एक तरीके से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी इसकी यहाँ पे पुष्टि कर देता है। इसके अलावा आर्टिकल 15 और 16 के अनुसार अगर कोई धार्मिक, नस्लीय, जातीय समूह आर्टिकल 46 के तहत कमजोर वर्ग या पिछड़े वर्ग है तो वह विशेष प्रावधानों का यहाँ पर देखा जाए तो आपको हकदार होगा। यानी कि आप जो प्रावधान यहाँ पे किए गए हैं उसके तहत मुसलमानों को आरक्षण यहाँ पे मिल जाना कोई यहाँ पे बड़ी बात नहीं है। अगर वो समाज में शैक्षिक या आर्थिक या इत्यादि या सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं तो उन्हें भी आप ओबीसी वर्ग के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारा संविधान भी यहाँ पर इस संदर्भ में यहाँ पर पूरी तरीके से स्पष्ट है। अब आइए यहाँ पर एक मामला जो है और था उसको भी यहाँ पर देखते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। जस्टिस ओ चिन्नप्पा रेड्डी, इनकी अध्यक्षता वाले एक तीसरे पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में मुसलमानों को शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के रूप में यहाँ पे वर्गीकृत किया था। ठीक है, आयोग ने एक अपना निष्कर्ष दिया था इस मुद्दे पर, जिसमें कहा उन्होंने कि मुसलमानों की आर्थिक स्थिति कई शैक्षिक मापदंडों में एससी के आसपास है, ओबीसी से भी नीचे यानी कि एससी के आसपास हैं। और आयोग आर्टिकल 15(4) के तहत मुसलमानों के लिए विशेष शैक्षणिक आरक्षण की सिफारिश यहां पर की थी। साल 2006 में देखा है जस्टिस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने भी इसी तरह के एक निष्कर्ष निकाला है, यानी कि उन्हें ओबीसी में शामिल किया गया, उन्हें एससी में भी शामिल किया जा सकता है जिस तरह के उनकी स्थिति है, जिस तरीके से वहां पर उनके शैक्षिक मानदंड है, आर्थिक स्थिति है। क्या मुसलमानों को कभी आरक्षण मिला है और उसका आधार क्या रहा है? अब ये भी समझ लीजिए कि आरक्षण मुसलमानों को मिला कैसे, कब मिला, कहां किन राज्यों में मिला, वो समझते हैं। सबसे पहले देखिए, ओबीसी समुदाय के शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन के अध्ययन करने के लिए 1 जनवरी 1979 के मंडल आयोग को बनाया गया। मंडल आयोग ने यहां पर अपनी कुछ सिफारिशें इसके संदर्भ में दी थी 1980 में, यहां पर अपनी रिपोर्ट में। इसमें उन्होंने कहा क्या कि ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी, लेकिन जब सरकार देखें उस समय थी आपकी इंदिरा गांधी और उसके बाद फिर राजीव गांधी की सरकार ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की थी। फिर 1989 में देखें तो प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को यहां पे लागू किया और इसमें 3773 जातियों को मिलाकर ओबीसी को करीब 27% का यहां पे आरक्षण दिया था। उसी मंडल आयोग ने मुस्लिम समुदाय की कुछ जातियों को भी ओबीसी में यहाँ पे शामिल किया था और इसके बाद कई मुस्लिम जातियों को केंद्र और राज्य स्तर पे अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत यहाँ पे आरक्षण मिलना लगा। तो यहाँ पे देखा जाए जो मुस्लिमों को आरक्षण की बात हुई है, जो स्टार्ट हुई है, वो आपकी मंडल आयोग की सिफारिश के बाद वीपी सिंह सरकार के तहत यहाँ पर आरक्षण जब ओबीसी के लिए लागू किया गया तब से उन्हें यहाँ पे आरक्षण मिलना शुरू हुआ। इसके बाद आगे हम देखें तो इसको लेकर के किस तरह के घटनाक्रम ओबीसी वर्ग के अंतर्गत डेवलप हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए, संविधान के संदर्भ में यहाँ पर अलग अलग यहाँ पे जानकारों के द्वारा अपनी यहाँ पे एक राय स्पष्ट की गई। एक प्रोफेसर हैं फैजान मुस्तफा, उनके द्वारा कहा गया कि मुस्लिम जातियों को पिछड़े वर्ग में शामिल होने की वजह से आरक्षण दिया गया है और जातियों को ओबीसी के अंदर एक सब कोटा बनाकर जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी का कोटा कम किए बिना यहाँ पे आरक्षण दिया गया। यानी कोटे के अंदर एक कोटे का प्रावधान, जिस सब कोटा सिस्टम के तहत जातियों के अंतर्गत यहाँ पे आप विभाजन कर देते हैं, ओबीसी का आप उपवर्गीकरण कर देते हैं और वहां पर आप उनको पर्टिकुलर कि 27% में आपको 2%, जैसे मुसलमानों को 5% हो गया, अन्य जातियों को इस तरीके से आप डिवाइड कर दें, 2%, 5%, 10%, किसी को 1%, तो वहां पे सब कोटा सिस्टम लेकर आएंगे। मंडल आयोग कई राज्यों के यहाँ पर उदाहरण देते हैं कि कई मुस्लिम जातियों को ओबीसी में यहाँ पे शामिल किया गया था। इसका एक बाद अगर आप देखें तो 1992 में इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी थी कि कोई भी सामूहिक समूह, जैसे आप उसकी कोई भी यहाँ पे पहचान हो, दूसरे लोगों की तरह मानदंडों के तहत अगर हम देखें तो पिछड़ा पाया जाता है तो उसे पिछड़ा वर्ग के बतौर यहाँ पे आप मान सकते हैं, माना जाना चाहिए। अब एक और खास बात यह भी है कि ओबीसी रिजर्वेशन में हमें यहाँ पे एक चीज देखने को मिलती है, क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर क्या होता है? क्रीमी लेयर में अगर हम देखें तो 8 लाख या उससे ज्यादा की आय सालाना कमाई वालों को यहाँ पे ओबीसी के तहत यहाँ पे लाभ नहीं मिलना चाहिए। एक सिस्टम यहाँ पर बनाया गया, उन्हें एक तरीके से में बाहर रखा गया है। पिछड़े वर्ग के तहत वे लोग सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक रूप से बेहतर स्थिति में हैं, उन्हें आरक्षण से बाहर रखा गया है। मतलब यह है कि सामाजिक रूप से समृद्ध मुसलमान भी कोटे के तहत आरक्षण के हकदार नहीं है। यह कोटा भी अलग अलग राज्यों के तहत यहाँ पे अलग अलग होता है, यानी कि सेम सिस्टम मुसलमानों के लिए भी है। ऐसा नहीं कि मुसलमान हर तरीके का मुसलमान इसमें शामिल होगा, जो यहाँ पे आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े होंगे उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा।
अब बात करते हैं कि किन किन राज्यों में यहाँ पर मुसलमानों को लेकर किस तरीके का आरक्षण की एक व्यवस्था वर्तमान समय में देखने को मिलती है। तो केंद्रीय पिछड़ा वर्ग की सूची में कुछ मुस्लिम जातियों को यहाँ पे आरक्षण मिलता है। इसके अलावा मंडल आयोग जहां पर उसे लागू कराता है, जो सिफारिशें की गई हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु के मुस्लिम समुदाय की कुछ जातियां, उत्तर प्रदेश के तेली कायस्थ मुसलमानों, बिहार, केरल और असम के मुसलमानों को ओबीसी के तहत यहां पे आरक्षण वर्तमान समय में दिया जा रहा है। केरल में देखा जाए 30% ओबीसी कोटा है, इसमें से शिक्षा में 8%, नौकरियों में 10% सीटें जो है मुस्लिम समुदाय के लिए यहां पे आरक्षित की गई हैं, यानी कोटे के अंदर एक कोटा सिस्टम दिया गया है। वहीं तमिलनाडु में देखें सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर 3.5% आरक्षण जो है वो यहां पर मुस्लिमों को दिया गया। बिहार में देखें तो ओबीसी को पिछड़े में सबसे पिछड़े वर्गों में बांटा गया है। यहां पिछड़े मुसलमानों को अति पिछड़ा के रूप में यहां पर वर्गीकृत करके एक आरक्षण का प्रावधान बिहार में भी किया गया है। आंध्र प्रदेश में देखें तो मुस्लिम समुदाय को 5% आरक्षण दिया गया था और यह आरक्षण रद्द कर दिया गया क्योंकि आरक्षण पिछड़ा वर्ग आयोग के परामर्श किए बिना यहां पर किया गया था। तो इस तरीके से अलग अलग राज्यों में मुस्लिम आरक्षण को लेकर के एक अलग अलग यहां पे प्रावधान किए गए हैं। लास्ट सेगमेंट, क्या मुस्लिमों को एससी के तहत भी शामिल किया जा सकता है? क्या एससी कोटे के अंतर्गत उन्हें एससी का आरक्षण उन्हें प्रदान किया जा सकता है? उसके तहत भी यहां पे मामला थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, क्या मुसलमानों ने मांग की कि उन्हें एससी कोटे में शामिल किया जाए और ऐसा कैसे हो सकता है? तो यहां पे देखिए, दलित मुसलमानों की तरफ से एससी कोटे के तहत शामिल किए जाने की एक मांग यहां पर की गई है। सुप्रीम कोर्ट में दलित मुसलमान और ईसाइयों के लिए एससी का दर्जा देने की मांग वाली यहां पे कई याचिकाएं फिलहाल यहां पे डाली गई हैं। लेकिन केंद्र सरकार देखा जाए तो यहां पर अपना एक वक्तव्य देती है, एक यहां पर अपना मामला अपना जो स्पष्ट है अपना पक्ष रखते हुए कहती है कि देखिए, हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म की तुलना में इस्लाम और ईसाई जो है धर्म, ये विदेशी जो उत्पत्ति का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका का यहां पर केंद्र सरकार विरोध करती है। और बीते साल अप्रैल में सरकार ने कोर्ट से अपील की है कि पूर्व सीजेआई केजी बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाले आयोग की रिपोर्ट आने तक इन याचिकाओं पर सुनवाई ना की जाए। तो फिलहाल यहां पर एससी के अंतर्गत मुसलमानों को शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसलिए यहां पर संबंधित आयोग जब तक रिपोर्ट देती है तब तक मामला यहां पे क्लियर होना रह जाएगा। लेकिन ओबीसी के अंतर्गत मुसलमानों के आरक्षण देने संबंधी हमने एक मुद्दे का यहां पर विश्लेषण किया है। आई होप यहां पर इस मुद्दे को आपने बेहतर तरीके से समझा होगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।